हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तप नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन पंक्तियों में गाई भारत महिमा कविवर जयशंकर प्रसाद ने। भारत जिसकी महानता की गाथा सदियों से गाई जाती रही है, जिसकी संस्कृति में सिंधु सा विस्तृत और अथाह उत्साह है। कवियों ने मुक्त कंठ से भारत महिमा का गान किया, इसकी यश गाथा का उल्लेख किया। तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी वसुंधरा, तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी वसुंधरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी वसुंधरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। आज आजाद है भारत, अनेक त्याग और बलिदानों को देने के बाद, सत्य अहिंसा के पद चिन्हों का अनुसरण करके, पूज्य बापू के नेतृत्व में स्वतंत्रता के संघर्ष और आंदोलनों में निष्ठा के साथ प्रतिभाग करके, स्वदेशी की भावना को अपनाते हुए हिमाद्रि माथ पर सजे हरा भरा सुवेश है। अपार ईश संपदा विशेष हर प्रदेश है। हिमाद्रि माथ पर सजे हरा भरा सुवेश है। अपार ईश संपदा विशेष हर प्रदेश है। सुबोधिनी अमोधिनी विशोधिनी ऋतंभरा। सुबोधिनी अमोधिनी विशोधिनी ऋतंभरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी वसुंधरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। आम भारतीयों के लिए बापू, खास भारतीयों के लिए गांधी जी, सियासतदानों के लिए राष्ट्रपिता, पूरी दुनिया के लिए महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। एक लंबी दास्तान है उनकी, संघर्ष व तपस्या से भरी। आम इंसान से महात्मा कहे जाने तक की गाथा, जिसे भारत के इतिहास, दर्शन, राजनीति और साहित्य आदि में बार बार दोहराया गया। उनके आदर्श, सिद्धांत और उनके कार्य सदैव ही प्रासंगिक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बापू ने सदैव स्वदेशी की भावना पर बल दिया। उनके शब्दों में, स्वदेशी की भावना का अर्थ है हमारी वो भावना जो हमें दूर को छोड़कर अपने समीपवर्ती परिवेश का ही उपयोग और सेवा करना सिखाती है। उदाहरण के लिए, इस परिभाषा के अनुसार धर्म के संबंध में ये कहा जाएगा कि मुझे अपने पूर्वजों से प्राप्त धर्म का पालन करना चाहिए। यदि मैं उसमें दोषी पाया जाऊं, तो मुझे उन दोषों को दूर करके उस धर्म की सेवा करनी चाहिए। अर्थ के क्षेत्र में मुझे अपने पड़ोसियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए और उन उद्योगों की कमियां दूर करके उन्हें ज़्यादा संपूर्ण और सक्षम बनाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से बिना किसी प्रकार का समय और श्रम खर्च किए देश और देश के लोगों की सच्ची सेवा हो सकेगी। बापू मानते थे कि स्वदेशी वस्तु नहीं, चिंतन है। ये तंत्र है ऋषि जीवन का, ये मंत्र है सुख समृद्धि का, ये शस्त्र है युग क्रांति का, ये समाधान है बेरोजगारी का। स्वदेशी कवच है शोषण से बचने का, ये सम्मान है श्रमशीलता का। स्वदेशी आंदोलन है सादगी का। बापू के सपनों का हिंदुस्तान खुद बापू के शब्दों में। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ।
और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। स्वदेशी को लेकर मन में उठते हैं कुछ सवाल। बापू की आदर्श सोच के साए तले कुछ इस तरह हैं उनके जवाब। स्वदेशी क्या है? जो अपने आस पास ही उत्पन्न और सुलभ हो जाए। स्वदेशी क्यों? आर्थिक शोषण की रोकथाम के लिए। स्वदेशी कहाँ? जो कुछ हमें प्रकृति से उपलब्ध हो जाए वहाँ। स्वदेशी कब? जब हमें सुख शांति की चाह हो तब। स्वदेशी कितना? जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ना कि इच्छाओं की। स्वदेशी कौन? जो हमारी चेतना में उपभोग नहीं उपयोग का भाव जगाए। स्वदेशी कैसे? अपनी स्वनिर्मित या हस्तनिर्मित वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लेकर। स्वदेशी कब तक? जब तक जीवन है, सांस है। कहते हैं विदेशी बैसाखियों पर कोई भी देश ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। यदि हमें भारत को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में समर्थ व महाशक्ति बनाना है तो स्वदेशी मंत्र को अपनाना ही होगा। अमेरिका वासियों को ये मंत्र सिखाया जॉर्ज वॉशिंगटन ने। जापान भी इसी स्वदेशी मंत्र के बल पर पुनः अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। चीन की तस्वीर बदलने का श्रेय माओ त्से तुंग को स्वदेशी अपनाने के कारण ही मिला। मलेशिया भी इसी परंपरा की कड़ी है। भारत का तो अतीत ही स्वर्णिम, सर्वसंपन्न और विश्व गुरु के रूप में रहा है। जब गांवों में ही जरूरत के सभी सामान तैयार होते थे, शहरों से तो केवल नमक आता था। सन 1835 तक भारत का सामान दुनिया के बाजारों में 33% तक बिकता था। सरगुजा के आसपास लोहे के 1000 कारखाने थे। यूरोप की तुलना में भारत की फसल प्रति एकड़ 3 गुना ज्यादा होती थी। गांवों में ही करीब 2000 प्रकार के प्राथमिक उत्पाद तैयार होते थे। यहाँ का कपड़ा विदेशों में सोने के वजन के बराबर तोल में बिकता था। पूर्णतः स्वदेशी थे हम, पर अंग्रेजों और उनकी नीतियों ने इस गौरवशाली इतिहास को बदलकर तहस नहस कर दिया था। खुशहाल भारत बदल गया था बदहाल भारत में। जरूरत थी अपने इतिहास को जानने की, तस्वीर को बदलने की। संकल्प को यथार्थ में बदलने की कोशिश शुरू हुई वोकल फॉर लोकल से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया स्वदेशी का। निर्माण, उपयोग और निर्यात को लेकर विचार मंथन के बाद नीतियां बनी, उन पर कार्यान्वयन हुआ। स्वदेशी की परंपरा नींव है आत्मनिर्भरता की। मेक इन इंडिया ब्रांड के प्रचार प्रसार से नए उद्योगों और नए स्टार्टअप को बहुत मदद मिली। सरकार के साथ साथ भारत जैसे प्रगतिशील देश के लोगों का भी कर्तव्य है कि भारत में निर्मित वस्तुओं का ही क्रय करें, स्वदेशी के महत्व को पहचानें। नए उद्योग लगाने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और योजनाएं विभिन्न स्तरों पर चलाई भी जा रही हैं।
श्रोताओं, अब हमारे साथ हैं उपायुक्त उद्योग रामपुर श्री मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास जिला उद्योग केंद्र की ओर से किए जाते हैं? स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे जिला उद्योग केंद्र की तरफ से जनपद स्तर पर जो जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार किया जाता है। इसके अलावा पूरे जनपद के ब्लॉक वाइज हम लोग जो है स्टॉल लगाकर भी जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार लगातार हम लोग करते रहते हैं। और इसके अलावा हम लोग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या बाइट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। स्थानीय उद्योगों में स्वदेशी की ओर आम जनमानस जागरूक हो, उसकी ओर अग्रसर हो, आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं? हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार भी लगातार वोकल फॉर लोकल के तहत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको प्रोत्साहित कर रही है, हमारी यूथ हैं उनको प्रोत्साहित कर रही है। तो इस दिशा में हमारे जिला उद्योग केंद्र की जो स्कीम्स हैं, हमारे लोनिंग की स्कीम्स हैं और हमारे यहाँ ट्रेनिंग की स्कीम्स हैं। हम ट्रेनिंग से लेकर उनको लोन उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। और हम लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरा प्रयास करते हैं, जो भी उत्पाद जो हम विदेशी ना अपना करके हम लोग स्वदेशी अपनाएं। इसमें हमारी ट्रेनिंग की जो स्कीम है वो एक जिला एक उत्पाद है, जिसमें जनपद रामपुर का जरी पैच वर्क का काम जो बृहद स्तर पर होता है उसको चयनित किया गया है। इसके अलावा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, उसमें हम लोग छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग उपरांत हम उनको उन्नत किस्म की टूल किट भी प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अपने घर पर अपना रोजगार स्थापित कर सकें। इन दोनों स्कीम के अलावा हमारे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के जो हमारे युवा युवती हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देकर स्वदेशी कारोबार से जोड़ने का उनका पूरा प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा एक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 सितंबर को एक स्कीम चालू की गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसमें जो परंपरागत कारीगर होते हैं, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी घरों में काम चला आ रहा है, तो वो एक तरीके से स्वदेशी ही हैं, जो अपने घरों पर हैंडमेड कार्य करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम चालू की गई थी। तो उसमें भी हम लोग जनपद रामपुर में 1200 का टारगेट हमें शासन की तरफ से मिला था और उसके सापेक्ष लगभग 37,000 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुए हैं। और आगे भी हम उसके लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर काफी मात्रा में उनका वेरिफिकेशन कर दिया है और शीघ्र ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी जाएगी। आपने बताया विभिन्न योजनाओं के लिए आपके पास आवेदन पत्र आए हैं, आप ऋण भी प्रदान करते हैं। तो एक आम आदमी अगर उद्योग लगाना चाहे तो वो इन योजनाओं से कैसे लाभ ले सकता है? उसका क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का? लोन हेतु क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का? और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए? सबसे पहली बात, जो ऋण हमारे यहाँ होता है ये 3 स्कीम जैसे मिलता है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है और एक जनपद एक उत्पाद योजना है और दूसरा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ये तीनों लोनिंग की स्कीम है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसमें एक पीएमईजीपी पोर्टल है या फिर pmegp.gov.in ये साइट है। इस साइट के माध्यम से किसी भी जन सेवा केंद्र से जाकर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जैसे ही वो आवेदन करेगा और हम लोगों के पोर्टल पर यहाँ शो होता है, हम उसका वेरिफिकेशन करके सीधे बैंक को भेज देते हैं। बैंक उसका सत्यापन करता है, घर जाकर के उसका देखता है कि वो कार्य करने लायक है कि नहीं है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट उसमें लगी है कि नहीं, लेकिन दस्तावेज सारे सही हैं कि नहीं है। उसके बाद वो उसका अगर सही पाते हैं तो उसको फाइनेंस दे दिया जाता है। इसमें 2 प्रकार की श्रेणी है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एक सर्विस सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक का लोन हो जाता है उसका, और सर्विस सेक्टर में उसको 25 लाख तक का लोन हो जाता है, जिस पर अधिकतम 35% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा 2 अन्य स्कीम ओडीओपी और MYSY है। इनका पोर्टल है diupmsme.upsdc.gov.in। इस साइट पर जाकर इन दोनों ही स्कीम के तहत CSC के माध्यम से आवेदन कर सकता है और वो आवेदन भी हमारे यहाँ आएंगे। हम उनका मॉनिटरिंग करने के बाद अपने शासनादेश के अनुसार देख लेते हैं और उनको भी हम बैंक भेज देते हैं और बैंक ठीक उसी प्रक्रिया से जैसे कि PMGP में करता है वो सत्यापन करता है और तत्पश्चात उनको लोन देता है। MYSY में मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन स्वीकृत हो जाता है और उस पर 25% तक की सब्सिडी मैक्सिमम दे होती है, जबकि ODOP में लोन की कोई सीमा नहीं है, वो कितने का भी लोन करा सकता है, लेकिन उस पर सब्सिडी मैक्सिमम 25% और अधिकतम 20 लाख ये हो सकता है। कि उनको यही गुजारिश करूंगा कि अगर वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक बार जिला उद्योग केंद्र में आकर जरूर संपर्क करें, जिससे कि हम उसकी हर संभव मदद कर सकें, ट्रेनिंग से लेकर के और उसको लोनिंग तक, और जितने भी NOCs हैं वो सारी हम उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय की कुशल नेतृत्व। जरूरी है स्वदेशी के प्रति युवा जागरूकता,
ताकि स्वदेशी उत्पादों की ओर उनका आकर्षण बढ़े। पाठ्यक्रमों में भी इसे विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। समय है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं पर पूर्ण विश्वास रखें, युवाओं को स्वदेशी अभियान से जोड़ें, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले चलें ताकि देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर भी सुलभ हों। मैं माहे आलम, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र रामपुर। स्वदेशी न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे को भी सशक्त बनाता है। स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने से न केवल हम अपने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि रोजगार के अवसर को भी उत्पन्न करते हैं और अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने से हम अपनी विदेशी निर्भरता को कम कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की महत्ता पर जोर देते हुए कहा था कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल अपने देश के उत्पादन को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि एक नई सोच, एक नई मानसिकता को अपनाने का भी संकेत है। हमें अपने संसाधनों, अपने कौशल, अपने सामर्थ्य पर विश्वास करना होगा और स्वदेशी उत्पादों का समर्थन कर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन विचारों को साकार करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण पहल और योजनाएं हमने बनाई थी और उसी के तहत हमने जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी और नेशनल लेवल पर भी प्रदर्शनियों को आयोजित किया। यहाँ नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला युवा उत्सव महिला डिग्री कॉलेज में स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई और तत्कालीन सांसद ने उस प्रदर्शनी में वहां के स्थानीय कारीगरों को बहुत सराहा, उनके उत्पादों को लिया। इसके अतिरिक्त नेहरू युवा केंद्र द्वारा राज्य स्तर पर युवा कृति करके एक प्रदर्शनी लगाई गई जहाँ पे देश के सभी राज्यों के सभी जिले के स्थानीय कारीगरों ने अपना सामान वहाँ पे प्रदर्शित किया और अपने उत्पादों के बारे में लोगों को बताया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू युवा केंद्र रामपुर के स्थानीय कारीगरों ने जब वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई तो महज 4 दिन के अंदर 13.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा उन्हें हुआ और वहाँ के लोगों ने इन उत्पादों को बहुत सराहा। इसके अतिरिक्त नेहरू युवा केंद्र ने कई सारी शिविर और कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं और इनका बेसिक उद्देश्य ये रहा कि जो जनपद के युवा हैं वो इन सारे उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को, इनके उपयोग के बारे में, इनकी महत्ता के बारे में जाने, इनकी खासियत को सराहें और अपने आसपास के लोगों को, अपने साथियों को और मित्रों को इन उत्पादों की खासियत के बारे में बताएं, उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करें। इन कार्यशालाओं में हमने विशेषज्ञों को, उद्यमियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया। इसके अलावा हमने स्वदेशी सप्ताह भी मनाया था। ये स्वदेशी सप्ताह हमारे युवा सप्ताह के साथ साथ 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक मनाया गया। इसमें हमने स्वदेशी उत्पादों की विविधता को प्रदर्शित किया, पैनल चर्चाएं हुई, प्रदर्शनी हुई, स्वदेशी खान पान खासतौर से मिलेट्स से रिलेटेड बने हुए उत्पादों का भी हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया था और यहाँ रामपुर की जनता ने उसे बहुत ज्यादा सराहा। इसके अतिरिक्त हमने स्वदेशी का समर्थन युवाओं का योगदान नाम के अभियान में स्कूल और कॉलेजेस में भी जाकर लोगों को बताया और उन्हें स्वदेशी वस्त्र, खाद्य पदार्थों को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। और नेहरू युवा केंद्र का ये लगातार प्रयास है कि हम अपने लोगों के बीच में स्वदेशी का समर्थन करें और न केवल एक आर्थिक निर्णय के तहत बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में भी। इससे न केवल हम अपने लोगों को अपने घर के बनाए हुए उत्पादों की महत्व के बारे में बता पाएंगे बल्कि जो हमारी तकनीक है उत्पादों को बनाने की जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं उन्हें भी हम समझ पाएंगे। और मुझे उम्मीद है ये अभियान लोगों के अंदर स्थानीय उत्पादों के प्रति आकर्षण पैदा करने में एक निर्णायक कदम साबित होगा। पूज्य बापू ने स्वदेशी के प्रयोग को स्वतंत्रता के पहले सबक के रूप में देखा। चरखे का प्रयोग करते हुए कताई बुनाई को एक आंदोलन के रूप में चलाया। उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा सामाजिक मूल्य देखा था। गांधी जी ने खादी आंदोलन की स्थापना सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से की थी। 1934-35 में उन्होंने इस विचार को गरीब व्यक्ति की मदद करने से लेकर पूरे गांव की आत्मनिर्भरता तक विस्तारित किया और खादी महज एक कपड़ा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन गया। कहते हैं स्वदेशी का अभिमान है खादी, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है खादी। आज हमारे साथ हैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी रामपुर श्री भूपेंद्र सिंह जी। स्वदेशी अभियान में खादी का भी महत्वपूर्ण स्थान है, तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उसकी स्थानीय उद्योगों में क्या भूमिका है और स्थानीय उद्योगों को लगाने के लिए वो किस तरह से आम जनमानस को प्रेरित करता है? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 2 योजनाएं चलाता है। एक तो खादी की योजना है और दूसरी ग्रामोद्योग की योजना है। खादी की योजना में खादी की वो संस्थाएं होती है जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रुई देकर
जाकर उनसे धागा बनाने के लिए कत्तिनों के द्वारा धागा बनवाया जाता है, फिर बुनकरों के द्वारा वस्त्र तैयार करने के लिए उसका कपड़ा बनवाया जाता है, फिर जो कपड़ा बनता है उस कपड़े को मॉडिफाई करने के बाद, धुलाई करने के बाद, उसकी स्टिचिंग करने के बाद वह वस्त्र के रूप धारण करता है, फिर वो पहनने योग्य होता है। तो वस्त्र ही मात्र खादी नहीं है। खादी के विषय में ये कहा जाता है या हमारे विभाग का स्लोगन है कि खादी वस्त्र नहीं एक विचार है, और विचारों के अनुसार ही खादी का वर्णन किया जाता है। तो खादी पहनना आसान काम नहीं है। खादी पहनने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा उसकी धुलाई में मेहनत करनी पड़ती है, उसके रखरखाव में मेहनत करनी पड़ती है, खादी बनाने में भी बहुत मेहनत होती है, और कई हाथों से निकलकर खादी बनकर आती है और तब वस्त्र तैयार होता है। इसलिए खादी को वस्त्री वस्त्र न रख के विचार की संज्ञा दी गई है। खादी और ग्रामोद्योग स्थानीय स्तर पर जो उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसमें क्या कोई भी शहरी या ग्रामीण दोनों वर्ग के उद्योग स्थापित कर सकते हैं या केवल ग्रामीणों के लिए होता है? खादी ग्रामोद्योग विभाग में 2 योजनाएं संचालित होती हैं। एक तो भारत सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, और दूसरी है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को इसलिए बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र का है और उसकी उम्र अगर 18 से 50 वर्ष है तो वह अपना स्वरोजगार लगाने के लिए इस योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना में जो ऋण आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा संबंधित बैंक को वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बैंक अपनी फॉर्मेलिटी पूर्ण करने के उपरांत स्वीकृत और वितरण की कार्रवाई करता है। तत्पश्चात उद्यमी अपना उद्योग स्थापित करता है और अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए उसमें अथक प्रयासों से उसके अपने परिवार का जीवन यापन भी करता है और अपनी आय में वृद्धि भी करता है। और जो देश की 1 ट्रिलियन आय का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया है उसमें भी अपना सहयोग प्रदान करता है। उद्योग लगाने के लिए, ये स्वरोजगार अपनाने के लिए आपकी ओर से कौन कौन से ऋण आवंटित किए जाते हैं, कितना ऋण मिल सकता है और सरकार की ओर से उसमें कितनी सब्सिडी मिल सकती है? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्र में इसमें उद्योग लगाना आवश्यक है। ये शहरी क्षेत्र के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने पर उस उद्यमी को 5 वर्षों तक ब्याज उपादान की सुविधा प्रदान की गई है। टर्म लोन जितना होगा, क्योंकि ऋण में 2 खाते होते हैं, एक तो वह जिसमें उसके उपकरण और मशीनरी स्थापित होती है, उसे टर्म लोन या पूंजीगत ऋण कहा जाता है। दूसरा वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी, जिससे वह कच्चा माल खरीदता है और कच्चे माल से वो माल तैयार करने के बाद मार्केट में उसका विपणन करता है या उसकी बिक्री करता है, जिससे वह लाभ कमाता है। तो इसी योजना में टर्म लोन पर उसका अंशदान घटाते हुए ब्याज उपादान दिए जाने की 5 वर्षों तक सुविधा है। सामान्य जाति के पुरुष को 4% ब्याज अपने आप वहन करना होगा, शेष विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। देश के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की क्या भूमिका हो सकती है और क्या क्या प्रयास आने वाले समय में आप करने जा रहे हैं, जिससे जो स्थानीय उद्यमी हैं, जो स्वरोजगार को अपना रहे हैं और जो स्वदेशी को अपना रहे हैं, और खासतौर पर स्वदेशी अपनाने में आपका क्या प्रयास रहेगा? जो विभाग की योजनाएं संचालित हैं स्वरोजगार की स्थापना के लिए है। जितने भी देश के नागरिक हैं सभी को रोजगार दिया जाना अथवा सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिलना भी संभव नहीं है। यदि व्यक्ति अपना स्वरोजगार करे तो मैं समझता हूँ वह किसी की नौकरी ना करके नौकरी देने वाला व्यक्ति बने और अपने देश का भी नाम रोशन करे, अपने गाँव का करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे। सारी योजनाएं सिर्फ पलायन रोकने के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को अगर वो रोजगार स्थापित करता है तो उसे शहर की तरफ ना भागना पड़े, इसलिए सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभाग द्वारा समय समय पर योजनाओं के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी प्रकार खादी ग्रामोद्योग में दूसरी योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की लिमिट जो है वो 50 लाख तक है। अगर कोई उत्पादन इकाई कोई उद्यमी लगाना चाहता है तो 50 लाख तक का ऋण बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% मार्जिन मनी यानी अनुदान दिए जाने का इसमें प्राविधान है। कोई भी व्यक्ति जो 8वां कम से कम पास हो वह इसमें आवेदन कर सकता है। 5 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कारीगर होना या उस रोजगार की उस उद्योग की जानकारी रखना आवश्यक है। और ग्रामीण क्षेत्र में इसका अधिक लाभ है जो हमें 31 मार्च 2025 तक लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 10 इकाइयों की स्थापना की। तो मैं हर्ष के साथ यह भी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि यह प्रगति हमने सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में ही पूर्ण कर ली है। इसके लिए हमारे उद्यमी, हमारे बैंक और विभाग के कर्मचारी सब बधाई के पात्र हैं। स्वदेशी की परंपरा को और जोर शोर के साथ अपनाना आज समय की आवश्यकता है। हमें संकल्प लेना होगा स्वदेशी को अपनाने का। विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को स्टेटस सिंबल न मानकर हमें स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का प्रण लेना होगा। तभी स्वदेशी उत्पाद बाजारों में स्थापित हो सकेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी ये भी है कि स्वदेशी निर्माता वस्तुओं की गुणवत्ता उच्च स्तर की रखें
ताकि विदेशी वस्तुओं को टक्कर मिल सके। अपने मन में दृढ़ संकल्प करें स्वदेशी के सिद्धांत पर अमल का। कवि राम प्रवेश पंडित की ये पंक्तियां हमें आत्मसात करनी ही होंगी। कर लो प्रण अब भीषणतम, सदा स्वदेशी ही अपनाएंगे। भारत की माटी के फूलों से माँ भारती का हार बनाएंगे, सदा स्वदेशी ही अपनाएंगे। अपने ही होंगे क्रेता विक्रेता, अपनों से होगा भरा बाजार। स्वदेशी जब होगा संबल, नहीं सहेंगे मंदी की मार। घर का पौधा रोपेंगे, घर का ही फल खाएंगे, सदा स्वदेशी ही अपनाएंगे। जब स्वदेश की माटी से सौंधी सी खुशबू आएगी, तब हर उपवन में बगिया में कली कली मुस्काएगी। स्वदेशी फूलों की माला ले जन गण मन हम गाएंगे, सदा स्वदेशी ही अपनाएंगे। सदा स्वदेशी ही अपनाएंगे। अदम्य शौर्य की ध्वजा, अनंतता है ज्ञान की। कहानियाँ अमर है मातु तेरे स्वाभिमान की। अदम्य शौर्य की ध्वजा, अनंतता है ज्ञान की। कहानियाँ अमर है मातु तेरे स्वाभिमान की। सुहासिनी प्रभासिनी उरासिनी अलंकरा, सुहासिनी प्रभासिनी उरासिनी अलंकरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी वसुंधरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा। नमन 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 तुझे स्वदेश की परंपरा।